ओनली 8 टिप्स फॉर बैंड 7 इन राइटिंग। सो गाइज ये जो टिप्स है मैं आपको 1 by 1 बताने वाली हूँ एंड आई वुड रेकमेंड यू ऑल टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट टिप्स बिकॉज इन्हीं की हेल्प से आपके डिजायर्ड बैंड स्कोर्स आने वाले हैं राइटिंग मॉड्यूल में। सो सबसे पहली टिप जो यहाँ पे है वो है कि आपने कभी भी वर्ड्स कॉपी नहीं करने क्वेश्चन में से। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चन में वर्ड लिखे हुए हैं वही सेम आपने कॉपी कर दिए होते हैं और वो आपने अपने पैराफ्रेजिंग में यूज करे होते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब ही ये है कि वर्ड्स को चेंज करके लिखो। सो प्लीज डू नॉट कॉपी वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो केम्ब्रिज की बुक में जाके देख लो, ऑफिशियल जो गाइड है केम्ब्रिज की उसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे बहुत जरूरी है वो है ओपिनियन। अपना ओपिनियन देना बहुत जरूरी है यार। बैंड 7 चाहिए, 6 और 6.5 नहीं चाहिए कि बिना ओपिनियन दिए भी काम चल जाएगा। यहाँ काम नहीं चलाना हमें, यहाँ पे हमने परफेक्टली करना है हर एक चीज को, तो इसीलिए ओपिनियन देना मस्ट है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है डू यू एग्री और डिसएग्री, अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लियरली स्टेट योर ओपिनियन इन द इंट्रोडक्शन। बहुत जरूरी चीज है, स्किप मत करना। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वो देख लोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे आपने ओपिनियन देना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटलाइन द रीजंस। यार एक होता है डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट। डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखने वाले हो उसमें से पॉइंटर्स को आउटलाइन कर दो इंट्रोडक्शन में। सो दैट मीन्स अगर बॉडी पैराग्राफ 1 में आप लिखने वाले हो ब्रेन ड्रेन, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप लिखने वाले हो प्राइस हाइक या इन्फ्लेशन, तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप इंट्रोडक्शन में आउटलाइन कर दोगे। आप लिख दोगे वहां पे इन्फ्लेशन एंड ब्रेन ड्रेन। एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाएगा कि आप ये दोनों पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हो बॉडी पैराग्राफ्स में। सो क्लियर हो गया आपको आउटलाइन वाला पॉइंट। आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। नाउ the example is must in every single essay. So I'm not talking about only one example. Actually, you should write 2 examples in each essay. That means 1 in each body paragraph. And it is indispensable. बिना example के essay को अच्छी तरह explain करना, किसी भी idea को अच्छी तरह explain करना इम्पॉसिबल है। तो ऑलवेज ऐड एग्जाम्पल 1 इन ईच बॉडी पैराग्राफ। एग्जाम्पल के ऐड करने के हेल्प से आपका टास्क रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा हो जाता है। मोर ओवर एस्से आप कोहेरेंटली लिख पाते हो। दैट्स व्हाई यू शुड ऐड एग्जाम्पल इन योर एस्से। गाइज बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये वही पॉइंट्स है जिनकी हेल्प से आई हैव स्कोर्ड बैंड 8 इन राइटिंग। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करना एंड यू कैन एक्चुअली स्कोर बैंड 7 और इवन अबव। हर एक किसी के मेथड को अडॉप्ट करने का तरीका अलग होता है, बट इफ यू वांट टू स्कोर द सेम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम फॉर द इवैल्यूएशन सर्विसेज, बिकॉज राइटिंग में इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। सो कमिंग टू द फिफ्थ टिप है कि आपने कनेक्टर्स में वैरायटी यूज करनी है एंड फॉर दैट यू कैन सिंपली यूज माय बैंड्सब्रू मेथड। यार ये बैंड्सब्रू मेथड ऐसा मेथड है जो किसी एक क्लास में ही मैंने डेवलप करा था। स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे कि मैम कौन सा कनेक्टर यूज करें, कौन सा यूज करें, तो एक ही बार में वो प्रॉब्लम को खत्म कर दिया और बैंड्सब्रू रूल बना दिया। बैंड्सब्रू एक ऐसा रूल है जिसकी हेल्प से आप वैरायटी ऑफ कनेक्टर्स यूज कर सकते हो। बी स्टैंड्स फॉर बिसाइड्स दिस, ए स्टैंड्स फॉर ऑल्दो, आर फॉर रादर देन, इस तरीके से अलग अलग कनेक्टर्स है एंड फॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो आपने ये अलग अलग कनेक्टर्स यूज करने। फॉर दिस यू मे गो थ्रू माय बैंड्सब्रू वीडियो, आपको पता चलेगा कि कैसे आपने कनेक्टर्स यूज करने एक पर्टिकुलर एस्से में। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम श्योर अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ टिप एंड द सिक्स्थ वन इज वेराइटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब आपने कनेक्टर्स तो बहुत सारे यूज कर लिए, बट अब हमें क्या करना है कि सेंटेंसेस में वेराइटी यूज करनी है। पैसिव वॉइस यूज करो, सिंपल सेंटेंस यूज करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करो, कंडीशनल सेंटेंस यूज करो, वेराइटी यूज करो। पैसिव सेंटेंस को आप बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। इट हैज बीन डिबेटेड बाय मेनी, ठीक है, इट हैज बीन प्रूवन
ये आप एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बॉडी पैराग्राफ 2 की बिगिनिंग में बहुत सारे लर्नर्स मेरे से पूछते हैं कि मैम इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो मेरी टीचर बोलती है कि नहीं यूज करना चाहिए, तो यार प्लीज फॉलो वन एट अ टाइम। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे ही फॉलो करो, अगर आप किसी और एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो तो उन्हें रिस्पेक्ट करो और उन्हें ही फॉलो करो। बट आई हैव स्कोर्ड बैंड 8 विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स ओनली, और मेरे हर एक एस्से में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो बैंड 7 आए थे तब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, बैंड 7.5 आए थे तब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, बैंड 8 आए थे तब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करा था। सो जिन्हें नहीं पता, आई टेक आइल्स एग्जाम ऑन अ रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू टीच यू गाइज द एक्यूरेट पार्ट ऑफ IELTS, moreover in order to provide you accurate knowledge. Okay, now coming to the next tip, और जो नेक्स्ट टिप यहाँ पे है वो है हमारी प्रूफ रीडिंग करना। यार ये जो प्रूफ रीडिंग है ना बहुत ही जरूरी है, बट हमेशा हम ये गलती करते हैं कि प्रूफ रीडिंग एसे राइटिंग के सबसे एंड में करते हैं, विच इज रॉन्ग। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि राइटिंग टास्क 2 की प्रूफ रीडिंग साइमल्टेनियसली करो। इंट्रोडक्शन लिख लिया, साथ के साथ प्रूफ रीडिंग करो। बॉडी पैराग्राफ 1 लिख लिया, साथ के साथ चेक करो उसे। बॉडी पैराग्राफ 2 लिख लिया, साथ के साथ चेक करो। इससे क्या होगा कि आप कोहेरेंटली अपने एसे को लिख पाओगे, आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। एट टाइम्स क्या होता है कि अगर आपने उस टाइम चेक नहीं करा और पूरा ऐसे लिखने के बाद चेक करो और आपको पता चला कि आपने एक आइडिया ही गलत लिख दिया, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। एंड दिस हैज हैपेंड टू मी, और ये उस अटेम्प्ट में हुआ है जिसमें मेरे बैंड 8 आए थे और मैं साथ के साथ प्रूफ रीडिंग कर रही थी और मुझे पता चल गया मेरी क्या गलती थी और मैंने उसे उसी टाइम ही रेक्टिफाई कर दिया था। इसीलिए प्रूफ रीडिंग शुड बी डन साइमल्टेनियसली अलोंग विद राइटिंग। राइटिंग के साथ साथ प्रूफ रीडिंग करते चलो कि कहीं पे भी इलॉजिकल आइडियाज ना लिखो आप। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टिप है कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन सबसे एंड में लिखना होता है, वो टिप भी सबसे एंड में ही मैं बता रही हूँ। कंक्लूजन में कुछ भी नहीं है, जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा है ना सिंपली उसे पैराफ्रेज करके कंक्लूजन में लिख दो। वर्ड्स चेंज कर दो, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दो, ऑल्दो यूज कर सकते हो इजीली आप कंक्लूजन में, किसी भी कंक्लूजन में एक्सेप्ट टोटली एग्री और टोटली डिसएग्री। हर एक कंक्लूजन में आप ऑल्दो यूज कर सकते हो, विच इज समथिंग आई ऑल्सो यूज। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू फॉलो दीज 8 टिप्स। इतना फॉर श्योर है बैंड 7 आ जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बाय बाय। If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.